Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 पुस्तक का पहला चैप्टर पहला पार्ट पढ़ने जाएंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। प्यारे बच्चों, ये जो कथा है अर्थात दो बैलों की कथा, ये जो कहानी है, ये हमारे हिंदी के लोकप्रिय कथाकार प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को मैं हमारे महान कथाकार प्रेमचंद जी का कुछ परिचय देना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद का जो जन्म है वह सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम जो है वो धनपत राय था। प्रेमचंद का जो बचपन है वह अभावों में बीता था। शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था और प्रेमचंद जी पर महात्मा गांधी जी का बहुत प्रभाव था, तो उन्होंने अपनी शिक्षा विभाग की जो नौकरी थी उसे त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य उन्होंने शुरू कर दिया इसी के साथ में, और उसी कार्य को में समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य में प्रेमचंद जी का नाम जो है वो प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये सिर्फ कथाकार ही नहीं है, नाटककार भी है, उपन्यासकार भी, यानी एक व्यक्ति में अनेकों खूबियाँ है। तो यहाँ पर हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा, इसे पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद जी जो है वो सिर्फ मनुष्य के प्रति ही नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी आत्मीय संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी अनेक कथाओं में अपने रचना कार्य के अंतर्गत समाज में पनप रही बुराइयों, अंधविश्वासों, ऐसी बुराइयों को अपने लेखन कार्य से समाज के सामने रखा और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। इनके लेखन की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि ये किसी भी साधारण सी बात को इतनी प्रभावपूर्ण तरीके से रखते थे कि वह बात और भी प्रखर कर सामने आती थी। तो शुरू करते हैं हम दो बैलों की कथा। प्यारे बच्चों, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने गधे का उदाहरण लिया है और हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि सभी जानवरों में गधे को सबसे ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है। कारण क्या है? गधा जो है वो सच में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता, जो सुरक्षित रहने का भाव है, जो सहनशीलता है उसके कारण उसे ये पदवी दी गई हो, ऐसा उनका मानना था। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गधे को सीधा क्यों कहा जा रहा है, मूर्ख क्यों कहा जाता है। गाय भी सींग मारती है और ब्याई हुई, यानी जिसको बछड़ा या बछड़ी हुई है, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप होती है, यानी शेरनी का रूप होती है। कुत्ता भी, यहाँ पर कुत्ते का भी जिक्र हुआ है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ ही जाता है। यानी गधे के अलावा और जिन जानवरों का वर्णन यहाँ पर प्रेमचंद जी ने किया है वह किसी न किसी तरीके से अपना विरोध प्रकट करते हैं, लेकिन गधा कभी भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है।
किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है। यानी यही कारण है जिसकी वजह से उसे मूर्ख कहा जाता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की लकीरें नहीं होती। वो हर परिस्थिति को अपना लेता है, किसी भी परिस्थिति का विरोध नहीं करता है। तो कभी भी उसके चेहरे पर असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर ले, वैशाख भारतीय मास है एक, उसमें कभी कभार उसे क्रीड़ा करते हुए देखा गया है। हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद, एक उदासी ही स्थायी रूप से छाई रहती है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में जो प्रेमचंद जी है, उन्होंने गधे का उदाहरण लिया और हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि गधा जो है वो हर परिस्थिति को अपना लेता है, वह कभी विरोध प्रकट नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद जी ने अपने कथा साहित्य में सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी बराबर स्थान दिया है, उनके प्रति भी आत्मीयता प्रकट की है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा गया। किसे बदलते नहीं देखा गया? गधे को। ठीक है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। यानी जो गुण हम ऋषि मुनियों के अंदर देखते हैं वो गुण गधे के अंदर देखे जा रहे हैं कि उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर लो वो सदैव एक जैसा ही बना रहता है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। उसमें इतने अच्छे गुण हैं कि उसे ऋषि मुनियों के बराबरी की जा रही है, लेकिन फिर भी आदमी उसे सदैव बेवकूफ़ ही कहता है। कारण क्या है? कभी विरोध ही नहीं करता, कभी परिस्थितियों के खिलाफ नहीं जाता है। वो सद्गुणों का इतना अनादर, यानी अच्छे गुण है वो आपका विरोध नहीं कर रहा है, फिर भी ऐसे सद्गुणों का अनादर किया जा रहा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरा ये मानना है प्यारे बच्चों कि हमें उसी स्थिति को ग्रहण करना चाहिए जो सही हो। जहाँ पर भी कुछ गलत हो हमें तुरंत ही उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि सीधापन जो है वो संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में कितनी दुर्दशा हुई उनके रंग को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? कारण क्या है? क्या वे शराब नहीं पीते, या 4 पैसे जो है वो अपने कुछ समय यानी जीवन में आने वाले बुरे समय के लिए बचाकर रखते हैं इसलिए, या जी तोड़कर काम करते हैं? आखिर कारण क्या है कि अफ्रीका में और अमेरिका में भारतीयों का अपमान किया गया है? इसका मतलब यहाँ पर भारतीयों को भी गधे के समान माना गया है। कहना बुरा है और सुनना भी बुरा है। कारण ये कि हम भारतीय हैं और हमारी ऐसी दुर्दशा बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद उनके साथ ऐसा नहीं होता जैसा कि उन देशों में उनका अपमान किया गया। तो प्रेमचंद जी यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को भी अपनी परिस्थिति का विरोध अवश्य ही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने सीधेपन की वजह से ऐसा नहीं किया। तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर वो विरोध करते, सही और गलत को पहचान लेते तो उन्हें सभ्य कहा जाता। जापान की मिसाल हमारे सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणनीय यानी गिनने योग्य बना दिया गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब समानता के तौर पर बैल को भी गधे के समान माना जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम है।
कारण क्या है, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी अर्थ से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ अर्थात बैल को का प्रयोग भी करते हैं। कुछ बैल जो है वो शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है और कभी कभी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से क्या हुआ, नीचा। कारण क्या है कि वह सदैव अपनी परिस्थिति को सहन नहीं करता है, कभी वो अड़ियल बन जाता है, कभी वह असंतोष प्रकट करता हुआ दिखाई देता है और इस वजह से उसे थोड़ा नीचा स्थान यानी सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है, गधे को, क्योंकि वो किसी परिस्थिति का विरोध नहीं करता है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी दो बैलों की कथा। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंतर्गत प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता के पूर्व और अन्य देशों में जहां हमारे भारतीय गए थे वहां पर हुई अपमानता को बताया है कि कैसे भारतीयों का अपमान किया जा रहा था। आज से 75 वर्ष पूर्व भारत जो है वो गुलाम की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और अनेकों आक्रमण उस पर होते गए, अनेक राजा आए और गए और यहाँ पर राज करते गए। तो भारतीयों की भी वही दशा थी। उन भारतीयों में कई भारतीय ऐसे थे जो तुरंत परिस्थिति का विरोध करते थे, कुछ भारतीय ऐसे थे जिन्होंने अपनी परिस्थिति को अपना लिया था और किसी प्रकार का कोई विरोध प्रकट नहीं किया था। कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो थोड़ा विरोध करते और उसके बाद में उन पर दबाव बनाया जाता तो वह अपने विरोध से पीछे भी हट जाते थे। तो यहाँ पर जिन जिन जानवरों का प्रयोग हुआ है वह कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए प्रयुक्त है, कारण यही है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारे दो बैलों की कथा। जूरी काची एक कृषक का नाम है, किसान का नाम है कि जूरी काशी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। एक किस्म होती है जानवरों में भी, तो वह पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम के चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। यानी कृषक का नाम है जूरी काची। जूरी काची के पास दो बैल थे, उनका नाम था हीरा और मोती, और काफ़ी समय से वो साथ रहते थे, इसलिए उनके साथ में क्या रिश्ता हो गया, भाईचारे, भाई आपस में भाई भाई बन चुके थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, मूक भाषा का अर्थ होता है जिसमें आवाज़ नहीं होती है, बस एक दूसरे को समझ लिया जाता है, विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था यह हम नहीं कह सकते। देखिए, मनुष्य की बात मनुष्य ही समझ सकता है और पशु की बात पशु ही। तो यहाँ पर जो दो बैल है वो काफ़ी समय से जूरी काची के पास रह रहे थे और आपस में भाईचारा उनके बीच हो गया था और वह बातचीत भी किया करते थे मूक भाषा में। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य इससे वंचित था। यानी मनुष्य कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ बात बोलकर कहते हैं, फिर भी अगला व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो यहाँ जानवरों में ऐसा था कि वह बोलते नहीं थे, फिर भी एक दूसरे की बात को वो समझ जाते थे। यानी यहाँ पर जानवरों को मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा दिया गया। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते, लेकिन यहाँ पर वो लड़ाई के लिए नहीं, विग्रह के नाते नहीं, वह विनोद के भाव से ऐसा किया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है वैसे ही उनके बीच थी। ढोल धप्पा होने लगता था उनके बीच में। इनके बिना अगर ये चीज़ें नहीं हो तो दोस्ती कुछ फुसफुसी सी हल्की नज़र आती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी दोस्ती वो चीज़ है जिसमें सब कुछ जायज़ ही होता है। जिस वक्त वे दोनों बैल हल या
गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला हिला कर, यानी उनसे काम करवाया जा रहा है फिर भी वो प्रसन्न है। दोनों का साथ एक दूसरे को बहुत ही अच्छा लगता था। तो दोनों गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यह चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ है वो मेरी गर्दन पर ही रहे, यानी दोनों बैल यही प्रयास करते थे कि अधिक वजन को मैं ही ढो। ये थी उनकी दोस्ती, ये था उनका प्यार। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। और जब उन्हें नाद में, नाद का मतलब है जहाँ पर गाय बैलों के लिए चारा रखा जाता है वहाँ पर, तो जब शाम को उन्हें नाद में खली या भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात जूरी ने एक बार, अब यहाँ तक तो उनके भाईचारे की, उनकी मित्रता की बात आती रही कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, काम को भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करते थे। जब खाने की बारी आती तो खाना भी दोनों साथ बैठकर खाते। एक अगर उठ जाता या अपना मुंह नाद से हटा लेता तो दूसरा स्वतः ही अपने मुंह को हटा लिया करता था। तो यहाँ पर हमने उनकी घनिष्ठ मित्रता, उनकी दोस्ती, उनके भाईचारे को जाना। अब यहाँ से हमारी कहानी कुछ मोड़ लेगी। देखिए, संयोग की बात है कि एक बार जूरी ने, अर्थात उस किसान ने गोई को, गोई का मतलब होता है जोड़ा, दो बैलों का जो जोड़ा था उसको ससुराल भेज दिया। जूरी ने अपने ससुराल उन दोनों बैलों को भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें, यानी जूरी ने परिस्थिति के कारण अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल बेच दिया। अब ये बात दोनों बैलों को बिल्कुल नहीं मालूम थी कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों किया गया है। तो उनका यो बेचा जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने ये समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है और अपना यूँ बेचा जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा न लगा या बुरा, कौन जाने। पर जूरी के साले, यानी उनकी जो पत्नी थी, उनका भाई जो है, उनका नाम था गया, को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी जूरी काची ने अपने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। तो उन बैलों को लेने के लिए उनका साला गोई, जिनका नाम था गया, वह गोई को लेने आया। और गोई यानी दोनों बैल, उन बैलों ने उनको इतना परेशान किया कि उनको घर तक ले जाने में दांतों पसीना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भाग जाते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते। पगहिया का मतलब होता है वो जो रस्सी जिससे वो बंधे हैं। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो सच बताएं कि वह क्या क्या नहीं कह डालते। तो वाणी दी होती तो जूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी थी, यानी हमने हर तरीके से आपकी सेवा की है, फिर भी हमें आखिरकार क्यों बेचा गया। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो आप काम और करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था, यानी आप भोजन ना दे, आप चाहे जितना काम करवा लेते, लेकिन अपने से अलग हमें नहीं करते। तो यहाँ पर कृषक और जानवरों का जो आत्मीय संबंध है वो हमें देखने को मिल रहा है। हमने कभी दाने चारी की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ भी खिलाया वह सिर झुकाकर हमने खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। तो बात ये है
कि जानवरों के पास भाषा नहीं है, वह अपनी मूक भाषा में ही बात करते हैं। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे तो वह अपनी क्रियाओं से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसे ढाला है और ये बताया कि अगर उस समय पशुओं के पास में वाणी होती तो वह जूरी कांची से ये सारे प्रश्न ज़रूर करते कि हमारे काम में कोई कमी रह गई है तो बता देते, हम और ज़्यादा कर लेते, खाने में कमी रख दी जाती, लेकिन किसी भी तरीके से हमें अपने आप से अलग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आज की हमारी हिंदी की कक्षा भी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.